कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार और बाइक की टक्कर होते होते रह जाती है। तो उस कार में था हमारी इस कहानी का हीरो हैंडसम प्लेबॉय करण। वहीं बाइक पे थी हमारी इस कहानी की अगली हीरोइन दाव, जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि गलती उसकी थी। इवन करण उसके मास्क को देखकर उसे चोर बुलाता है एंड दाव को दो चार बातें सुनाने के बाद जाने लगता है, पर दाव उसे रोकने जाती है। पर उस चक्कर में वो गिरने वाली होती है, पर करण उसे पकड़ लेता है एंड वो गिरने से बच जाती है। देन अगेन दोनों में अनबन होने लग जाती है। तभी करण को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे जल्दी से उस विलेज के प्लांटेशन वाली लैंड को खरीदने के लिए कहते हैं एंड वो जमीन थी दाव के डैड की। तो प्लांटेशन का नाम सुनते ही दाव समझ जाती कि ये उसी कंपनी से आया है जो उनके जमीन को हथियाना चाहते हैं। तो दाव के डैड ने उसे अच्छी तरह से पहले ही बता दिया था कि अगर उस कंपनी से कोई भी आता है तो वो उसकी अच्छी तरह से बैंड बजा दे। तो करण को प्लांटेशन का रास्ता पता नहीं था, इसलिए दाव से कहती कि उसे प्लांटेशन का रास्ता पता है और वो उसे प्लांटेशन तक ले भी जाती है, जहाँ वो प्लांटेशन के मालिक को बुलाने के बहाने से अंदर जाती है। और तभी एक लड़का उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है, जो कि दाव ने ही करवाया होता है। एंड देन उसके कपड़े उतरवा कर उसे रास्ते में फेंकवा देती है एंड वो घर आकर अपने पापा को इस बारे में बताती है और दोनों उसके हालत के बारे में सोचकर एंजॉय करते हैं। और इधर हमारा नंगू पंगू हीरो करण राइस्ट्रो से अपने आप को ढक कर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड शाह था उसे ढूंढता हुआ और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि करण का सारा सामान आसपास की जगह पे उसे मिल गया था और सब कुछ सही सलामत था, जिसका मतलब है कि वो लड़की तुझे लूटने के इरादे से नहीं आई थी। तो करण उसे बताता है कि उस लड़की को जरूर उस प्लांटेशन के मालिक नवरात ने भेजा था। तो शाह उसे उस जमीन को भूल जाने के लिए कहता है। तो करण कहता है तू मेरे डैड को तो जानता है वो कितने जिद्दी हैं, उन्हें जो चीज चाहिए वो उसे हासिल करके रहते हैं। इसलिए करण डिसाइड करता है कि वो उस जमीन को किसी भी तरह हासिल करके रहेगा, पर इसके लिए उसे सैंग नवरात की वीकनेस को ढूंढना होगा। इधर हमें पता चलता है कि दाव की एक छोटी बहन है जिसका नाम है जान, जो कि बैंकॉक में रहती है। इसी वजह से उसके डैड उससे बहुत नाराज रहते हैं। तो जान घर वापस आई थी उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। तो करण के डैड उस पर नाराज होते हैं जमीन को हासिल ना करने की वजह से। तो करण उन्हें समझाता है कि वो जमीन को किसी भी तरह से हासिल कर लेगा। तो करण की एक बहन है जिसका हस्बैंड था शान, और दोनों ही अव्वल दर्जे के कामचोर हैं, बस बड़ी बड़ी बातें फेंकना जानते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि करण का एक बेटा है जिसका नाम है औरका। तो करण और उसकी वाइफ सेपरेट हो चुके थे और औरका की कस्टडी थी करण के पास। बात करें औरका की तो ये दिखने में तो बहुत ही क्यूट एंड भोला भाला लगता है, पर लड़की उसे फ्लर्ट करने में अपने बाप से कुछ कम नहीं है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इधर जान वापस बैंकॉक जा रही थी, पर जाते हुए भी डैड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। इसके बाद उसके अंकल सानू के साथ भी उसकी अनबन होने लगती है और दावा कर सिचुएशन संभालती है और जान गुस्से से गाड़ी लेकर चली जाती है। इधर रोज अपने डैड को आइडिया देती है कि उस जमीन को हथियाने के लिए उन्हें सैंग नवरात को गुंडों से डराना होगा। तभी करण आकर उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी करना नहीं होगा, वो उस जमीन को अपने तरीके से हासिल कर लेगा। ये सुन के सैन होशियारी मारने आता है, पर करण डैड को उन दोनों के पैसों के घपले के बारे में बता देता है। पर करण के वहाँ से जाने के बाद डैड उन दोनों से कहते हैं कि अगर उन दोनों ने गुंडे भिजवा कर ही सही उस जमीन को अगर हथिया लिया तो वो उनके पैसों के घपले को माफ कर देंगे। इधर दाव को पता चलता है कि उसकी बहन जान जिस कंपनी में इंटरव्यू देने वाली थी वो कंपनी थी थाना कुंस की एंड यही लोग पड़े थे उसके जमीन के पीछे। इधर दो गुंडे पहुंच जाते हैं प्लांटेशन में और दाव के डैड मिस्टर सैंग को डराने के लिए वो लोग गन निकाल के हवा में फायर करते हैं, पर इसकी वजह से मिस्टर सैंग को हार्ट अटैक आ जाता है। इधर करण को पता चल जाता है कि सैंग नवरात की बेटी उसके कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। इधर ऑफिस के बाहर दाव जान को रोकने की कोशिश करती है कि वो कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए ना जाए, पर जान को तो सब के बारे में कुछ पता नहीं था। ऊपर से दाव को हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसी बीच जान ऑफिस के अंदर चली जाती है। इधर हमारा करण जान को फंसाने के लिए उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। तो करण का यही प्लान था कि वो जान को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और इसके जरिए वो जमीन को हथिया लेगा, इसलिए वो उसे बिना इंटरव्यू के ही जॉब में रख लेता है। इधर हॉस्पिटल में दाव को सब कुछ पता चलता है, जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि वो मरने से पहले अपनी जायदाद दोनों बहनों में बांट देना चाहते हैं, इसलिए दाव बैंकॉक के लिए निकलती है जान को सब कुछ बताने के लिए। इधर करण एक ही दिन में जान को अपने प्यार में फंसा लेता है, इवन वो उसे किस भी करता है। तो दाव जान को सारा मामला समझाती है और उसे ये भी बताती है कि उनके डैड ने उस जमीन को जान के नाम पे लिख दिया है, इसलिए अगर थाना कुन वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो जान को अप्रोच करेंगे, इसलिए वो जान को जॉब से रिजाइन करने के लिए कहती है, जिसके लिए जान मान जाती है। इधर हमारे सेकंड लीड शाओ के पापा उसे अपने फ्रेंड की बेटी से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। वहीं हमारी सेकंड फीमेल लीड दैंग को भी उसके मम्मी पापा शादी के लिए फोर्स करते हैं, पर उसे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दैंग थी हमारी दाव की बेस्ट फ्रेंड। तो अगले दिन जान पहुंचती है ऑफिसर करण से रिजाइन की बात करती है। करण पूछता है क्या उसने कल कोई गलती कर दी जो वो नाराज हो गई। तो जान उसे बताती है कि जिस जमीन को वो चाहता है वो उसके डैड की है। तो करण ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो जान उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे भेजे हुए गुंडों की वजह से मेरे डैड अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर करण माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलता है, पर जान उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि उसके डैड उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो करण उसे कहता है कि मेरे
आदमियों ने ऐसा किया, मुझे इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता। पर फिर भी मुझे उनसे माफी मांगने के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि गलती तो मेरे आदमियों से ही हुई है। तो करण एक बुके लेकर पहुंच जाता है उनसे माफी मांगने के लिए। तो मिस्टर सैंग को जैसे उसके बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनसे निकल जाने के लिए कहते हैं। तो जान अपने डैड पे ही गुस्सा करती है कि ये मेरे कंपनी के बॉस हैं, ये आपसे माफी मांगने के लिए आए थे क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। तो उन दोनों के जाने के बाद दाव आती है डैड के लिए खाना लेकर। पर मिस्टर सैंग तो उसी पे गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें पता था जान उस कंपनी में काम करती है और वो थोड़ी देर पहले मुझसे उस कंपनी के मालिक के साथ मिलने के लिए आई थी। तो दाव कहती है आप चिंता मत करिए, मैंने उससे कंपनी से रिजाइन करने के लिए कह दिया है। तो ऑफिस में करण अपने डैड से गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उससे बिना पूछे ही गुंडों को मिस्टर सैंग के प्लांटेशन में भेजा था। और उसके डैड तो उसी पे गुस्सा करने लग जाता है, उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे तरीके से काम करते तो वो जमीन हमें कभी भी नहीं मिलेगी। एंड डैड उसे कहते हैं कि अगर वो उस जमीन को हासिल नहीं कर पाया तो उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। कहकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातें बाहर से जान सुन लेती है तो वो अंदर जाती है और करण से पूछती है क्या वो जमीन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करण भी उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे कहता है कि वो जमीन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है दाव पे, जो कि थाना कौन कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए आ रही थी, यानी कि करण से। पर सिक्योरिटी वाले उसे अंदर आने ही नहीं देते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं। तो दाव करण की वो रेड कार देखती है जो उसने उसके गाँव में देखा था, तो उसका शैतानी दिमाग कुछ सोचने लग जाता है। जिसके बाद करण अपने डैड को आकर बताता है कि जान उस जमीन को देने के लिए मान गई है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसके डैड का करण को डांटना ऑफिस में वो बस एक नाटक था, ताकि भोली प्यार में पागल जान को लगे करण प्रॉब्लम में है, इसके लिए उसे जान की वो जमीन चाहिए और सब कुछ बिल्कुल उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। तो डैड करण से जल्द अग्रीमेंट पे जान का साइन करवाने के लिए कहते हैं। तो करण जब बाहर आता है ऑफिस के तो वो देखता है अपने कार पे किसी ने चीटर फ्रॉड लिख दिया है। सीसीटीवी पे चेक करके उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की थी जिसने गाँव में उस पर अटैक किया था। इधर हम दैंग को देखते हैं जो बहुत ही अजीब ड्रेस पहन के जाती है लड़के के फैमिली से मिलने के लिए, जो कि और कोई नहीं बल्कि श्याओ था। पर वो उसके आने से पहले ही भाग जाता है, इस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं होती। इधर करण अपने बेटे औरका को अपने नैनी के साथ शॉपिंग करने के लिए भेज देता है क्योंकि जान आज उसके घर उसके फैमिली से मिलने के लिए आने वाली थी। तो घर के सारे मेंबर्स जान की बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। करण की मॉम तो सबसे बड़ी ड्रामेबाज थी, वो तो जान को डायरेक्टली अपनी बहू बनाने के लिए कहते हैं। इधर शॉपिंग मॉल में और कब बोर हो रहा था तो वो नैनी से कहता है कि उसे घर जाना है, पर नैनी तो किसी के साथ बात करने में बिजी थी। तो और का खुद ही अपना सारा सामान लेकर नीचे जाता है जहाँ रोड पे उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर दाऊ उसे बचा लेती है। तो दाऊ से पूछते तुम यहाँ किसके साथ आए हो? वो कहता है अपनी नानी के साथ। दाऊ पूछती है कहीं तुम उनसे खो तो नहीं गए? तो और का कहता है हाँ। दाऊ उसका नाम पूछती है तो छोटू प्लेबॉय और का कहता है कि डार्लिंग पहले तुम अपना नाम बताओ। तो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। दाऊ से पूछती है क्या तुम्हें अपने घर जाना है? और का कहता है हाँ मुझे जाना तो है। तो दाऊ कहती है फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तो और का कहता है मेरे डैड ने मुझे कहा था किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं भी नहीं जाने के लिए, पर अगर आप मुझे अपना नंबर देंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगा घर। इसके लिए दाऊ मान जाती है। इधर घर में इन सबसे अनजान करण के फैमिली वाले जान के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। इधर दाऊ औरका को उसके घर पे ड्रॉप करती है। तो औरका कहता है मैं टैक्सी वाले को पे कर दूंगा। दाऊ कहती है तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। तो औरका कहता है मेरे होते हुए मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की से कैसे पे करवा सकता हूँ? तो दाऊ कहती है तुम वो पहले बच्चे हो गए जिसने मुझे ब्यूटीफुल कहा, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बड़ों का काम है। तो औरका घर के अंदर चला जाता है। उसे देखकर एक सर्वेंट उसे ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर औरका ऊपर चला जाता है। अनजान पे पिचकारी से पानी मारता है। करण उसे डांट के भगाता है। अनजान को सब कुछ बताता है कि औरका उसी का बेटा है, वो और उसकी वाइफ अलग हो चुके हैं। इस बारे में पहले ही ना बताने के लिए वो उसे माफी भी मांगता है। तो अपनी प्यार भरी बातों से फंसाने के बाद वो उसे प्रपोज भी कर देता है, जिससे जान तो बड़ी ही खुश हो जाती है। इधर दाऊ जान के घर पहुंच गई थी। वो जान को लगातार कॉल किए जा रही थी पर उसका कॉल लग नहीं रहा था, इसलिए वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो जान की फ्रेंड रिन कहती है कि वो बस आ ही रही होगी। तभी करण जान को अपनी कार से ड्रॉप करता है उसके घर और दाऊ भी कार को बाहर देख लेती है, तो वो कार की तरफ जाने लगती है। इधर हमारा प्लेबॉय करण जान को किस करता है और जान शर्माते हुए घर के अंदर जाती है, पर दाऊ करण का चेहरा देख नहीं पाती। जान दाऊ से झूठ बोल देती है कि उसका एक फ्रेंड उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। इसके बाद दाऊ जान को अपने साथ गाँव ले जाती है, जहाँ डैड उसे बताते हैं कि उस प्लांटेशन वाली जमीन को उन्होंने उसके नाम कर दिया। वो उसे उस जमीन के कागजात भी दे देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और इस पर डैड जान को हंसी खुशी बैंकॉक भेजते हैं, पर जान उस जमीन के कागजात करण को दे देती है। तो करण भी अपना नाटक शुरू कर देता है। उसे कहता है कि मैं ये जमीन तुमसे कैसे ले सकता हूँ, इसकी तो बहुत ही ज्यादा कीमत है। जिस पे जान कहती है कि मैं ये जमीन सच में तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। तो करण ने उसे झूठ बोल रखा था कि वो उस जमीन में एक ओल्ड एज होम बनाएगा और इसी वजह से जान ने इतनी आसानी से उसे अपनी जमीन दे दी। और वो करण से कहती है कि जब मेरे डैड को पता चलेगा कि तुम इस अच्छे काम के लिए उस जमीन को खरीदना चाहते थे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमारे रिलेशन के लिए भी मान जाएंगे। तो फाइनली करण का मिशन कंप्लीट हो चुका था। तो घर में आकर वो अपने फैमिली को उस बारे में बताता है तो वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर सभी लोग जान के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो तो बहुत ही लालची लड़की थी क्योंकि वो करण के पैसों के पीछे पड़ी थी, इसीलिए इतनी आसानी से उसने अपनी जमीन को करण को दे दिया। तो इसी खुशी में डैड करण को अब्रॉड भेजते हैं एक वेकेशन के लिए और अपनी बेटी रोज से कहते हैं कि तुम जान से कुछ पैसे देकर
प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना। इधर दैंग को उसके पापा शाओ के घर भेजते हैं उसे मिलने के लिए, पर दैंग उसका बैंड बजाकर भाग जाती है। इधर रोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पे जान का सिग्नेचर करवा ली थी, जिसके बदले में वो उसे बहुत ही कम अमाउंट का चेक देती है। इस बारे में जब रेन को वो बताती है तो रेन उसे कहती है, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुमने तो उन्हें लीगली अपनी जमीन बेच दी, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। पर हमारी भोली जान को अभी भी लग रहा था कि मैंने तो बस उसे अपनी जमीन दी है, मैंने बेची कहाँ है, मैं तो करण के आने के बाद उसे ये चेक भी लौटा दूंगी। तो अगले दिन थानागुन कंपनी से पहुंच जाते हैं लोग बुलडोजर लेकर उस जमीन पे। इस बारे में दाव और उसके डैड को पता चलता है तो वो सभी वहां पहुंचते हैं और उन सभी को काम रोक कर यहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जमीन तो उनकी है। पर वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ये जमीन अब आपकी नहीं रही, इस जमीन को आपकी छोटी बेटी जान ने थानागुन कंपनी को बेच दिया, वो भी सिर्फ 5 मिलियन में। इस उनके डैड की तबीयत खराब हो जाती है। इधर ऑफिस में करण की एक सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आ जाती है जो जान को बताती है कि वो करण की गर्लफ्रेंड है। तो जान उसे कहती है शायद तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि करण की गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ। तो याडा जान से कहती है क्या तुम पागल हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि करण जैसा लड़का तुम्हें पसंद करेगा, वो जरूर तुमसे कोई काम निकलवाना चाहता था इसलिए उसने तुम्हारा यूज किया। जान तो फुल शॉक्ड रह जाती है, वो अपनी बहन की बातों के बारे में याद करने लग जाती है। इसके बाद जान सीधा पहुंच जाती है करण के घर पे, जहाँ सब लोग उससे बदतमीजी से बात करते हैं, उसे भला बुरा कहने लग जाते हैं। घर की नौकरानी जो उसे घर के बाहर ही फेंक देती है। उसे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि करण ने उसे धोखा दिया, ना वो कर भी क्या सकती थी, वो रोने लग जाती है। इधर मिस्टर सैंग को हॉस्पिटल में होश आता है। दाव बहुत ही खुश होती है, वो अपने डैड से जान पे गुस्सा ना करने के लिए कहती है एंड वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उस जमीन को वापस हासिल करके रहेगी। बट इन भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उन्हें बताती है कि जान ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा और वो घर के बाहर एक नोट छोड़ के आई है जान के लिए। तो जान हार्ट ब्रेक के साथ अपने घर पहुंचती, जहाँ वो उस नोट को पढ़ के हॉस्पिटल लाने के लिए निकल ही रही थी। तभी वहाँ दाव कार लेके पहुंच जाती है और जान को गले लगा लेती है। जान उसे सॉरी कहती है और दाव उसे कंफर्ट करती है। जान के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो दाव उसे कहती है कि तुम्हें उस चीटर लड़के के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। जान कहती है वो उससे बहुत ही प्यार करती है, उसने उसे धोखा दिया पर फिर भी वो अभी भी उससे प्यार करती है। तो अगले दिन दाव सीधे पहुंच जाती है करण के घर पे। सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करती है पर दाव उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है एंड सभी को बाहर बुलाती है, जहाँ वो उनका 5 मिलियन का चेक फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देती है और उनसे अपनी जमीन वापस देने का डिमांड करती है। पर करण के डैड कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम्हें वो जमीन वापस दे दे, क्योंकि अब वो जमीन हमारी है, अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे वो जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो दाव कहती है रुक जाओ, मैं तुम्हारे 5 मिलियन अभी लाकर तुम्हारे मुंह पे फेंक देती हूँ। तो करण के डैड मिस्टर साग कहते हैं कि ऐसे कैसे 5 मिलियन में मैं तुम्हें वो जमीन दे दूँ, अच्छी जमीन की तो कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। तो मिस्टर साग दाव से 25 मिलियन देने के लिए कहते हैं, तभी वो जमीन वो उससे बेचेंगे। तो दाव उन सभी को चीटर और फ्रॉड की फैमिली कहती है, उन पे मारने ही लग जाती है। तो सभी की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद वो अपने फ्रेंड दैंग के घर जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे यही सजेस्ट करती है कि उसे थानागुन फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक है। मिस्टर साग तो बहुत ही बड़े वाले रियल एस्टेट माफिया हैं और उसका बेटा करण तो एक नंबर का प्ले बॉय है। तो तुम यही समझ लो कि तुम्हारी बहन की किस्मत ही खराब थी कि वो उनके ट्रैप में फंस गई। और दाव कहती कि वो इसका रिवेंज तो थानागुन फैमिली से लेकर रहेगी और अपनी जमीन को भी वापस लेगी उनसे। इधर करण के मॉम डैड उसे अलग ही कहानी बताते हैं कि आज जान की सिस्टर ने उन पर अटैक किया। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा लालची हैं, उन्होंने उनसे बहुत ही ज्यादा पैसों की डिमांड की और जान की फैमिली तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। करण को तो इन सब पे बिलीव ही नहीं होता, पर उसके डैड कहते हैं कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो जमीन हमारी है, तो उनकी फैमिली अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर दाव जान को घर ले आती है, जहाँ उसके डैड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं एंड स्ट्रेस की वजह से जान बेहोश हो जाती है। तो दाव को उसकी काफी फिक्र होती है, क्योंकि जान बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। इधर करण को ऑफिस में पता चलता है कि जान ने रिजाइन कर दिया एंड याड आकर उसे बताती है कि उसने उस गांव की लड़की को अच्छा मजा चखाया। तो करण जान से मिलने के लिए जाता है, पर जान तो वहाँ नहीं थी। रिन उसे अच्छा खासा भाषण देती है और उसे बताती है कि जान तुमसे सच्चा प्यार करती थी, उसे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं था, पर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसे धोखा दिया, इसलिए आगे से उसे परेशान मत करना। इधर दाव कहीं बाहर जाने वाली थी, तो वो एक लड़के को अपने डैड पे नजर रखने के लिए क्या कर जाती है, कहीं वो जान पे और ज्यादा गुस्सा ना करे। इधर करण जान को कॉल करता है, उसे सॉरी कहता है। जान कहती है उसे सॉरी नहीं सुनना, उसे बस एक ही बात सुनना है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। पर करण कहता है कि अगर उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए तो वो उसे देने के लिए तैयार है। पर जान कहती है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो बस उसे प्यार करती है, सामने से भी वो उसे प्यार चाहती है। पर करण उसे कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार व्यार नहीं करता, वो एक बहुत ही बुरा लड़का है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे भूल जाए तो उसके लिए ही अच्छा होगा एंड वो किसी अच्छे लड़के से प्यार करे जो उसे भी प्यार करता हो। और ये सुन के जान तो पूरी तरह से टूट जाती है और अपना हाथ काट के वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। पर सही टाइम पे उसके डैड आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद दाव भी पहुंचती है। तो वो लड़का उसे बताता है कि जान थोड़ी देर पहले किसी से बात करी थी, वो उसका फोन भी देता है। दाव फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लास्ट कॉल करण का था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो दाव करण की पूरी कुंडली निकालती है, उसके बारे में सब कुछ पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक नंबर का प्ले बॉय है और वो खूबसूरत लड़कियों को देख के फिसल जाता है। तो वो अगले दिन अपने अंकल सानू को अपने डैड और जान का ख्याल रखने के लिए कहकर बैंकॉक में अपने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का बहाना करके बैंकॉक चली आती है एंड अपने फ्रेंड दैंग को बताती
बताती है कि उसे अपना फुल मेकओवर करवाना है ताकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, ताकि वो करण को अपने प्यार में पागल करके उसे डंप कर सके और वो जमीन भी वो अपने नाम करवा लेगी, जिससे उसकी बहन का बदला भी पूरा हो जाएगा और उनकी जमीन भी उन्हें वापस मिल जाएगी। दैन कहती है ये इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि करण के जैसे प्लेबॉय को फंसाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना होगा, और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दैन दाव का फुल मेकओवर करवाने के लिए बैंकॉक का सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर जाती है, जहाँ दाव की फुल बॉडी का मेकओवर होता है। आखिर में दाव के फेस पर बस वो मस्सा या तिल रह जाता है, जिसके लिए दैन ने एक टॉप मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, जिसके मेकअप के बाद दाव तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। देन वो सभी मिलकर दाव को अच्छे से चलना सिखाते हैं। तो काफी प्रैक्टिस के बाद दाव बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल मॉडल्स की तरह चलना सीख जाती है। इधर घर पे मिस्टर सेंग एक टूल से गिर जाते हैं। जान उनकी मदद करने आती है, पर डैड कहते हैं कि उन्हें उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज थे। तो जान भी गुस्से से बाहर चली जाती है, पर अंकल उसे अच्छी तरह से समझाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे डैड का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि दाव अभी घर पे नहीं है। इधर दैंग दाव को बताती है कि आज शाम एक क्लब की ओपनिंग सेरेमनी है, जहाँ करण भी आने वाला है। तो दैंग उसे आज रात शार्प 9:39 पे एंट्री मारने के लिए कहती है, जिसके लिए उसने एंट्री पासेस का भी इंतजाम कर रखा था। एंड वो दाव के लिए एक नया नाम भी रख लेती है। तो इधर 9:39 हो जाता है, करण क्लब से बाहर निकलता है, तभी बाइक पे वुमेन इन ब्लैक बन के एंट्री मारती है दाव, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, और करण तो उसे देखते ही रह जाता है। तो दाव फुल एटीट्यूड के साथ क्लब के अंदर जाती है। दैंग से मिलने के बाद वो अंदर जाकर एक टेबल पे बैठती है, और करण तो उस पे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है। पर दाव एक ही पल में करण की आंखों से ओझल हो जाती है। इधर क्लब में दैंग और श्याओ की मुलाकात होती है। दैंग तो उस पे चिल्लाने ही लग जाती है, तो श्याओ उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे चिल्लाना ही है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। पर दैंग कहती वो नहीं जाने वाली, अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इस क्लब के मालिक को बुलवा कर उसे यहाँ से निकलवा दे। तो श्याओ उसे बताता है कि वो इस क्लब का शेयर होल्डर है, इसलिए वो दैंग को क्लब से निकल जाने के लिए कहता है। पर दैंग नहीं मानती, तो श्याओ उसे उठाकर बाहर ले जाता है, अपने बॉडीगार्ड्स को उस पर नजर रखने के लिए कहते हैं। उसे दाव की फिक्र होती है, तो वो उसे कॉल लगाती है, पर कॉल वो पिक नहीं करती। इधर दाव सोचती है कि आखिर करण उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। तभी वो करण से टकराती है, उसका पैर फिसल के वो गिरने ही वाली होती है। करण उसे पकड़ लेता है, करण तो उसे देखता ही रह जाता है। दाव उसे छोड़ने के लिए कहती है। करण पूछता है क्या मैं तुम्हें सच में छोड़ दूं? दाव कहती हाँ। तो करण उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो गिरने जा रही होती है, पर करण उसे फिर से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उनका किस हो जाता है। एंड में हम याडा को देखते हैं, जो करण और दाव को किस करते हुए देखकर दाव को खींच के एक थप्पड़ मारती है, पर दाव भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो उसके नाक पे पंच मार के उसका खून निकाल देती है। याडा गुस्से से फिर से उस पर अटैक करने जाती है। तो दाव उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपने थोबड़े को सही सलामत रखना है तो मेरे से दूर ही रहना, वरना तुम्हारी शक्ल पहचानने लायक नहीं रहेगी। तो याडा रोते हुए करण को शिकायत लगाती है। तो करण उसे कहता है कि गलती तुम्हारी ही है, तुम्ही ने उसे पहले मारा था। ये कह के वो दाव को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसके लिए कोल्ड मसाजर भी लाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। देन दोनों एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं। दाव से अपना नाम दाव प्रदा बताती है। देन करण दाव से उसका नंबर मांगता है। दाव के कुछ कहने से पहले ही वहाँ श्याओ आ जाता है। देन दाव की खूबसूरती को देखते हुए वो उसे अपने मॉडलिंग एजेंसी का कार्ड देता है, साथ में उसकी एजेंसी की तरफ से उसे मॉडलिंग करने का ऑफर भी देता है। पर दाव बिना कोई जवाब दिए उसका कार्ड लेकर चली जाती है। तो करण श्याओ से कहता है कि अगर वो तुझे कॉल करेगी तो उसका नंबर तू मुझे भेज देना। पर श्याओ कहता है कि वो तो तुझे मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। तो दाव दैंग से कहती है कि वो श्याओ के जरिए ही करण को अप्रोच करेगी और वो दैंग के लिए श्याओ से सर झुकवा कर माफी भी मंगवाएगी। तो इस काम में दैंग उसका साथ देने के लिए मान जाती है। तो अगले दिन वो पहुंच जाती है श्याओ के ऑफिस में और उसे कहती है कि वो उसके कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, पर वो उसके कंपनी के लिए एज ए फ्री एजेंट काम करेगी। श्याओ तो इसी में बड़ा खुश हो जाता है। देन दाव से अपनी कंडीशन बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो उसकी मैनेजर भी है, वो श्याओ से नाराज है तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी, जिसके लिए श्याओ मान जाता है। देन वो जाकर दैंग से माफी मांगता है, पर दैंग कहती है वो उसे तभी माफ करेगी जब वो सभी के सामने माइक्रोफोन से अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करके सर झुकाकर उसे माफी मांगेगी। तो श्याओ कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो दैंग कहती है कि फिर दाव तुम्हारी एजेंसी ज्वाइन नहीं करेगी। तो दाव को अपनी एजेंसी में ज्वाइन करवाने के लिए बेचारा श्याओ अपने सारे एम्प्लॉयज के सामने ही अपनी गलती मानता है और दैंग के सामने घुटने टेक कर सर झुकाकर उससे माफी भी मांगता है। तो श्याओ ये खुशखबरी करण को सुनाता है और करण की रिसेप्शनिस्ट ये बात सुन लेती है, तो वो याडा को इस बारे में बताती है। तो याडा पहुंच जाती है श्याओ के पास, क्योंकि वो उसी की कंपनी की मॉडल थी। तो वो उसे वार्न करती है कि अगर उसने दाव को अपनी एजेंसी में लिया तो वो उसकी एजेंसी छोड़ देगी, जिससे उसकी एजेंसी का नाम खराब होगा, क्योंकि याडा एक पॉपुलर मॉडल थी। याडा को तो फुल कॉन्फिडेंस था कि श्याओ उसे ही अपनी एजेंसी में रखेगा। इधर प्लेबॉय करण तो अभी भी दाव के ख्यालों में ही डूबा हुआ है। तो करण अपनी कंपनी के एक नया प्रेजेंटर चूज करने के लिए एक मीटिंग में था। तो सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस साल वो याडा को अपनी कंपनी का प्रेजेंटर चूज करेंगे। पर करण कहता है कि वो इस साल याडा के बदले एक ऑर्डिनरी लड़की को प्रेजेंटर बनाना चाहता है, जो कि काफी यूनिक होगा। तो सभी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। अब ये पता लगने पर याडा अपनी आंखों में नकली आंसू भर के करण के पास जाकर रोने का नाटक करने लग जाती है, पर करण उसके नकली आंसू पहचान लेता है। तो वो उसकी आंखों में अच्छी तरह से पानी डालकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले थोड़ा एक्टिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। तो फाइनली इवेंट का
दिन आता है तो करण मीडिया वालों और सारे शेयर होल्डर्स के सामने अपने नए प्रेजेंटर को इंट्रोड्यूस करता है। वो और कोई नहीं बल्कि दाऊ थी। दाऊ इतनी प्रिटी लग रही थी कि करण के साथ साथ उसके डैड भी उसे देखते ही रह जाते हैं। याडा अपने मैनेजर के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह इवेंट पे पहुंच तो जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर आने ही नहीं देते और वो बाहर चिल्लाते रह जाती है। तो करण के डैड आकर उससे कहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुझे कहाँ से मिल गई? ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे ये बहुत ही पसंद आ गई है। तो करण उन्हें कहता है कि इस लड़की की तरफ तो आप देखना भी मत। तो डैड कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, पर क्या ये तेरी नई गर्लफ्रेंड है? तो करण कहता है अभी तक तो नहीं, पर फ्यूचर में जरूर बन जाएगी। तो डैड कहते हैं शाबाश मेरे बेटे, आखिरकार तुझमें मेरा ही खून है। हमारे लिए लड़कियों को पटाना चुटकियों का खेल है। तभी उसकी माता जी प्रकट हो जाती है और उनसे पूछती है आखिर तुम दोनों किस खून की बात कर रहे हो? तो बाप बेटे दोनों बहाने बनाने लग जाते हैं। डैड कहते हैं मैं तो तुम्हारे महान खून की बात कर रहा हूँ जो हमारे बेटे में है, तभी तो वो इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट है। तो डैड में उनको बहाना बना के वहाँ से ले जाते हैं, पर उनकी आंखें तो दाऊ की तरफ ही थी। आखिर वो हमारे प्ले बॉय करण के महा प्ले बॉय बाप जो ठहरे। देन करण सारे रिपोर्टर्स को भेजकर दाऊ के साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है। तभी उसे और का कॉल करके नीचे बुलाता है। तो करण उसे अपनी नैनी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए भेज देता है, उसे ये कहकर कि वो उसके साथ आधे घंटे में खेलने के लिए जाएगा। इधर आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है, नैनी सो जाती है तो औरका अकेली अपने डैड को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ दाऊ उसे देखकर एक्साइटमेंट में उसके साथ बात करने लग जाती है कि तुम यहाँ कैसे? पर औरका तो उसे पहचान ही नहीं पाता क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा प्रिटी हो गई थी। पर काफी याद करने के बाद उसकी आवाज से वो उसे पहचान लेता है कि ये तो उसकी मिस ब्यूटीफुल है जिसने उसे घर ड्रॉप किया था। एंड वो बहुत ही खुश हो जाता है। देन दाऊ को पता चलता है कि औरका तो करण का बेटा है, तो वो आ जाती है टेंशन में कि कहीं ये बात वो अपने डैड को ना बता दे वरना उसका पोल खुल जाएगा। तो वो औरका को कन्विंस करने लग जाती है कि वो उसके डैड के सामने एक दूसरे को नहीं जानने का प्रिटेंड करेंगे और इसके बदले वो हमेशा के लिए उसके साथ खेलने आएगी, जिसका वो उसे पिंकी प्रॉमिस भी करती है। तभी करण उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुंच जाता है। तो दाऊ उसे नाटक करते हुए पूछती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो करण को उसे बताना ही पड़ता है कि औरका उसी का बेटा है, वो एक सिंगल फादर है। देन करण दाऊ से पूछने लग जाता है कहीं इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत तो नहीं की? तो औरका कहता है कि डैड आपका बेटा आपके लिए इतना देर से वेट कर रहा है ना, आप तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हैं। तो औरका दाऊ को भी अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है। तो तीनों जाते हैं प्ले स्टेशन, जहाँ वो सभी काफी एंजॉय करते हैं गेम्स खेलने के साथ साथ। हमारा छोटू औरका दाऊ को अपनी मॉम बनाने का प्लानिंग कर रहा था, तो वो उन दोनों को क्लोज लाने के लिए अपने डैड को दाऊ के ऊपर गिरा देता है, पर दाऊ कुछ ज्यादा ही जोरों से करण के चेस्ट को दबा देती है, इसकी वजह से करण की तो बैंड ही बच जाती है। देन वो दाऊ को थैंक यू बोलता है औरका के साथ इतनी अच्छी तरह से बिहेव करने के लिए, क्योंकि औरका इतनी आसानी से किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है, पर तुम्हारे साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तो दाऊ पूछती क्या तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है जिसके साथ औरका कंफर्टेबल नहीं था? तो करण कहता है पहले थी, पर अब सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही लड़की है और वो तुम। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, पर दाऊ वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि करण की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद उसकी भी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो वो अपने आप को समझाती है कि वो यहाँ सिर्फ बदला लेने के लिए आई है, इसलिए उसे अपने रिवेंज पे फोकस करना चाहिए। तभी अचानक उसके सामने रिन आ जाती है, तो अचानक उसे अपने सामने देखकर वो उसका नाम ले लेती है। तो रिन भी उसे पहचान जाती है, उसे पूछती है आखिर तुम करण के साथ यहाँ क्या कर रही हो, और उसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है। तो दाऊ से कहती कि वो उसे सब कुछ बाद में बताएगी, क्योंकि करण और औरका उसे बुलाने के लिए आ गए थे। तो वो उन दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो रिन के घर जाती है, जहाँ वो उसे सब कुछ बताती है कि वो यहाँ बस करण से बदला लेने के लिए आई है, और वो ये बात जान या फिर उसके डैड को ना बताए। तभी मकान मालकिन आकर रिन से पैसे मांगने लग जाती है, पर इनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए दाऊ उसे पैसे दे देती है। तो रिन कैक्टस बेचती थी, उसकी सेल्स कुछ अच्छी नहीं होती थी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो दाऊ से कहती कि उसे पता है कि जान इस घर का रेंट पे किया करती थी, तो अब से वो इस घर का रेंट पे कर देगी और उसके लिए एक नया जॉब भी ढूंढ देगी। इधर गाँव में जान बोर हो रही थी घर में ही रह कर, तो वो एक लड़के मैंग के साथ प्लांटेशन घूमने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि दाऊ अकेले ही 6-7 प्लांटेशन संभाल लेती थी। इधर दाऊ करण को कॉल करती है, उनसे पूछती कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी जो तुम्हें मुझे मैसेज करना पड़ा। तो करण पूछता है मैंने कहा मैसेज किया। देन वो मैसेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि किसी ने दाऊ को मैसेज किया था कि आई मिस यू एंड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब उसे याद आता है कि आज सुबह तो उसका फोन औरका के पास था, इसलिए जरूर औरका ने ही उसे मैसेज भेजा था। तो करण कॉल पे ही अपनी फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है और वो उसे औरका के बहाने मिलने के लिए बुलाता है। दाऊ कहती है वो औरका से मिलने आएगी तो जरूर, पर अभी वो बिजी है क्योंकि उसका अभी शाओ के साथ मीटिंग है। तो जान उनके प्लांटेशन में कुछ बच्चों को फल खाता हुआ देखती है, तो वो उन बच्चों को बहुत डांटती है और उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तो जान उन बच्चों को पकड़ के अपने पापा के पास ले जा ही रही थी कि सानू वहाँ आ जाता है, उसे रोकता है और उन बच्चों को छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि दाऊ ने उन्हें खाने के लिए परमिशन दी थी। तो जान कहती है ये दाऊ भी बहुत ही ज्यादा दयालु है और यहाँ के लोग उसके काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, इसीलिए वो अभी भी प्लांटेशन में ही पड़ी हुई है, वरना अभी तक तो वो मिलियनियर बन जाती। तो सानू उसे कहता है पहले तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम उस जमीन को धोखे से बिकवा कर मिलियनियर बन गई? ये सुनते ही जान उसे थप्पड़ मार देती है। तो सानू कहता है अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। जान फिर से उसे थप्पड़ मारने जाती है, पर शानू इस बार रोक लेता है। उसे कहता है कि यहाँ के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और हमारे यहाँ पैसों से कोई मिलियनियर नहीं बनता, मिलियनियर होते हैं प्यार और काइंडनेस से, और अगर वो तुम किसी को नहीं दिखा सकती तो यहाँ से निकल जाओ। तो जान घर छोड़ के जाने के लिए पैकिंग स्टार्ट कर देती है। तभी उसे दाऊ का कॉल आता है, तो वो दाऊ को रोते हुए बताती है कि यहाँ कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ पे रहे, इसलिए वो बैंकॉक वापस जा रही है। तो दाऊ उसे तुरंत आने के लिए मना कर देती है, इसका रीजन बताते हुए वो उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ आई तो तुम्हें फिर से उस
चीटर की याद आएगी और इस तरह तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम वहीं कुछ दिन और रहो। ये सुनकर उसे फिर से करण की याद आने लगती है। वो रो पड़ती है और फिर से अपना रोना धोना शुरू कर देती है। पर दाऊ उसे कंफर्ट करती है और उसके कमरे के बाहर मिस्टर सेंग और सानू उसकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर सेंग सानू से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी वापस बैंकॉक गई ना तो तू तो गया, और जान अपने बैंकॉक जाने का प्लान ड्रॉप करती है। इधर याडा शाओ को कॉल पे कॉल की जा रही थी पर वो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, तो वो अपने मैनेजर के साथ शाओ को ढूंढने के लिए निकलती है। इधर दाऊ जैसे शाओ के ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ उसे करण के दर्शन होते हैं, तो उसे देखकर करण भी अपना नाटक शुरू कर देता है। उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आ गई, पर दाऊ को तो पता ही था कि करण उसके चक्कर में आया है। तो करण फिर से अपनी फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है। उससे कहता है कि मुझे तो तुमसे प्यार होने लगा है। तो दाऊ कहती है कि अभी तो तुम्हें ये प्यार लग रहा है पर बाद में कहीं तुम्हें मुझसे नफरत ना हो जाए। तो करण उसे डायरेक्टली डेट के लिए पूछता है, पर दाऊ उसका बिना कोई जवाब दे ही जाने लग जाती है। तो करण उसके पीछे जाने लगता है। तो करण उससे कहता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी। तो दाऊ कहती है मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे तुम जैसे लड़कों से प्यार हो जाएगा, और वैसे भी मैं तुम जैसे डेंजरस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ। जिसपे करण कहता है कि मैं डेंजरस सिर्फ कुछ लोगों के लिए हूँ। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है, पर दाऊ उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है और उसी वक्त पहुंच जाती है मिस याडा, जो उसे करण से दूर रहने के लिए कहकर उसे लड़ने ही चली जाती है। पर दाऊ की एक लात खाकर वापस आ जाती है। देन वो अपने मैनेजर को उससे लड़ने के लिए जाने के लिए कहती है पर वो तो नहीं जाती। तो याडा गुस्से से फिर से उस पर अटैक करने जाती है और इस बार बम पे लात खाकर वो वापस आ जाती है। तो याडा उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। दाऊ को गुस्सा आता है, वो उसे हेडबट मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद शाओ दाऊ से उसकी एजेंसी ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। तभी करण को औरका के टीचर का कॉल आता है जो उसे स्कूल बुलाते हैं। तो स्कूल में औरका ने किसी बच्चे के हाथ में काट दिया था, तो उसकी मॉम हल्ला मचा रही थी। तो औरका सभी को सच बताता है कि गलती उसकी नहीं थी, वो ही लड़का उसे मारने आ रहा था, इसीलिए उसने अपने बचाव में उसका हाथ में काट दिया। पर उस बच्चे की मॉम तो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, वो तो सीधा उससे माफी मांगने के लिए कहती है। तो दाऊ से कहती है हेलो आंटी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका। वो कहती है आंटी किसको बोल रही है। तो दाऊ कहती है तुझे आंटी नहीं तो क्या दादी माँ बुलाऊं। वो कहती है आखिर तू है कौन जो बीच में टांग अड़ा रही है। तो दाऊ ने कह देती कि वो औरका की मॉम है। तो वो कहती है सभी को पता है कि इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, क्या तू उसकी सौतेली माँ है। अब ये सुन के दाऊ को आता है बहुत ही गुस्सा, तो वो उसके तरफ जाती है और उसके कान में कहती है, पता नहीं क्या कहती है, पर वो अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग जाती है। तो जब कर्ण से पूछता है कि आखिर तुमने उस औरत के कान में क्या कहा, जो सुन के वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से भाग गई। तो दाऊ से बताती कि उसने कहा कि उस बच्चे का बाप एक बहुत ही खतरनाक माफिया है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो तू अपने बच्चे का शक्ल भी नहीं देख पाएगी। तो कर्ण उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो दिन दहाड़े मेरे रेपुटेशन का भाजी पाला कर दिया, तो अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दाऊ पूछती कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कर्ण कहता है अब जब तुमने कह ही दिया तो तुम अब औरका की सच में मॉम बन जाओ, हम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। ये सुनकर औरका तो बड़ा ही खुश हो जाता है, पर दाऊ कर्ण को पागल किया कर वहाँ से चली जाती है। इधर देंग अपना कुछ सामान लेकर दाऊ के आने का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे शाओ आता है, उसके कान में कुछ कहता है। देंग घबराहट में उसे 2-4 चमाट जड़ देती है। तो शाओ से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम यहाँ मुझे ही मार रही हो। वो तो मुझे दाऊ ने यहाँ भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना मैं तो कभी नहीं आता। देंग उसे कहती है तुम्हारी मदद चाहिए भी किसे, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही इन सारे बॉक्सेस को अपने घर ले जाऊंगी। तो देंग सारे बॉक्स उठाने जाती है पर बॉक्सेस गिर जाते हैं। तो शाओ बॉक्सेस उठाने में उसकी मदद करता है। तो अपने कार के पास पहुंचकर शाओ से अपने पॉकेट से कार कीज निकालने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि वो उसके पॉकेट में हाथ नहीं डालेगी। तो शाओ बॉक्सेस को नीचे रख के कार कीज निकाल कर उसे चिढ़ाने लग जाता है। तो देंग उसके सामने अपना पैर रखकर उसे कीचड़ में गिरा देती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। पर फिर भी हमारा शाओ बहुत ही अच्छा लड़का है, वो उसका सामान पहुंचाने में उसके घर तक जाता है, जहाँ पहले देंग तो उसे अपने घर में नहाने देने के लिए मना करती है, पर उसके हेल्प को देखकर वो उसे नहाने के लिए अलाउ कर देती है। पर शाओ जैसे ही बाथरूम से नहाकर निकलता है उसकी और देंग की टक्कर हो जाती है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो देंग उसे मारने लग जाती है। तो शाओ जल्दी से उठने लग जाता है, पर उस चक्कर में उसके कपड़े खुल जाते हैं और सीन कट होकर दाऊ की तरफ आता है। दाऊ जो आज पूरे दिन औरका के साथ खेल कर थक कर कार में ही सो जाती है, औरका भी दाऊ की गोदी में ही सो जाता है। ये देखकर करण को बहुत ही अच्छा लगता है, वो उनकी एक तस्वीर खींचता है। जब दाऊ उठ जाती है तो करण उसे थैंक यू कहता है औरका का ध्यान रखने के लिए, और वो औरका को उठाने लग जाता है, पर औरका तो बहुत ही चैन से सोया हुआ था। वो दाऊ को अपनी मॉम समझने लग जाता है। तो दाऊ भी उसकी काफी केयर करती है। देन कुछ देर बाद वो देंग के घर के अंदर जाती है, पर देंग तो उस पे गुस्सा करने लग जाती है उस शाओ को उसके पास भेजने के लिए। तो देंग उससे पूछती है तू इतनी रात तक उस करण के साथ कर क्या रही थी, कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं आने लगा। दाऊ बताती है कि वो औरका के साथ खेल रही थी और वो उस करण से सिर्फ नफरत करती है। तो देंग पूछती है क्या तू उसे डेट करने के लिए मान गई है। दाऊ कहती है इतनी जल्दी कैसे, अब तो कुछ और दिन उसे अपने इशारों पे नचाना है। इधर औरका तो घर में बस दाऊ के ही गुनगान गाने लग जाता है, जिसे सभी को दाऊ के बारे में करण से पूछने लग जाते हैं। हमेशा की तरह करण की मॉम रोज और शान दाऊ की बुराई करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं वो भी उस जान की तरह ही तुम्हारे पैसों के पीछे ही पड़ी होगी, तो उससे दूर ही रहना। तो करण उन्हें बताता है कि दाऊ एक बहुत ही अच्छी लड़की है और कभी उसे बहुत पसंद करता है। तो शान महाराज अपनी वाणी सुनाते हुए कहते हैं कि हर अच्छी दिखने वाली लड़की दिल से अच्छी नहीं होती। तो करण उसे टोंट मारते हुए कहता है कि कुछ लोग दिखने में तो अच्छे होते नहीं, ऊपर से दिल से तो वो और भी ज्यादा बुरे होते हैं। इधर और का करण से कहता है कि वो दाऊ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, वो दाऊ को अपनी मॉम बनाना चाहता है। इधर याडा दाऊ से अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे एक गुंडे को भेजती है, जो कि स्कूटी से दाऊ पे अटैक करता है, उसके सर से खून निकलने लग जाता है। हम देखते हैं याडा का भेजा हुआ गुंडा दाऊ पे अटैक करता है,
जिसकी वजह से दाव के सर से खून निकलने लग जाता है। तो दैन करण को कॉल करके इस बारे में बताती है। तो करण हॉस्पिटल पहुंच जाता है, दाव की केयर करने लग जाता है। तो दाव उसे बताती है कि उस मोटरसाइकिल वाले ने जानबूझकर उसमें हमला किया था। तो करण कहता है कि वो उस आदमी के बारे में पता लगा लेगा, बस दाव अपना ख्याल रखे। दाव तो उसकी केयरनेस को देखकर उसकी तरफ देखने ही लग जाती है। इधर याडा तो बड़ी खुश हो रही थी कि उसने उस दाव की बच्ची से अपना बदला ले लिया, पर तभी करण उसके घर आ जाता है, उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार से उसने दाव को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसे छोड़ेगा नहीं। देन करण रात में दाव के पास रहकर उसका ख्याल रखने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था कि उसकी माँ उसे रोक लेती है, उसे साफ साफ जाने से मना कर देती है। पर करण उन्हें मना कर हॉस्पिटल पहुंच ही जाता है और दाव को यादा के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि ये याडा ने उसी की वजह से किया है, इसलिए वो यहाँ रहकर दाव का ख्याल रखना चाहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, जिसके लिए दाव भी मान जाती है। दैन को तो कुछ समझ नहीं आता कि दाव ऐसा क्यों कर रही है। तो वो करण को बाहर भेजकर दाव को इस बारे में पूछती है। तो दाव बताती है कि जितना करण उसके पास रहेगा उतनी ही जल्दी वो दाव के प्यार में पागल होगा। जिस पे दैन कहती पर जरा संभल के रहना, कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए। दाव कहती वो अपना ध्यान रख लेगी, पर दैन को अभी भी फिक्र होती है। तो वो उसे कहती है कि वो दाव को कुछ मंत्र टेक्स्ट करेगी जिनका जाप करने से वो अपने आप को करण से बचा सकती है। तो दाव मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है, पर जैसे ही करण बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है, दाव फटाफट से फोन को रख कर नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। तो करण उसके पास आकर उससे पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं। तो दाव उसकी तरफ मुड़ती है और उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि करण शर्टलेस था और शर्माने लग जाती है। ऊपर से पानी का बोतल लाने के चक्कर में वो उसके चेस्ट पे किस भी कर देती है। करण उससे कहता है कि मुझे औरका ने तुमसे जल्दी से ठीक होने के लिए कहने के लिए कहा था और एक और चीज करने के लिए कहा था। ये कहकर वो दाव को किस करने लग जाता है। ये देखकर दाव तो उसके गालों पे तो थप्पड़ जड़ देती है, पर दाव अपने हाथ को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, उसे और थप्पड़ मारने लग जाती है। तो करण उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है तुम्हें। तो दाव से बताती है कि जब भी वो चौंक जाती है तो उसका हाथ अपने आप चलने लग जाता है। तो करण से कहता है कि सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, पर मुझे ये और काने करने के लिए कहा था इसलिए मैंने किया। तो दाव कहती है अच्छा तो तुम्हें ये और काने करने के लिए कहा था, फिर मेरे पास भी कुछ है जो तुम्हें औरका के साथ करना है। ये कहकर वो करण के लिप्स को बहुत ही जोरों से पिंच करती है और उसे कहती है कि तुम औरका को कह देना कि तुम्हारे जो पापा है वो बहुत ही चालू आदमी है। जिसके बाद हमें दोनों को सोया हुआ दिखाया जाता है, पर दोनों में से कोई भी सोया हुआ होता नहीं है। दाव तो करण पे नजर रखने के लिए जगी हुई थी और छुप छुप कर उस पर नजर भी रख रही थी और मंत्रों का जाप भी कर रही थी। तो अगले दिन करण ऑफिस आता है, शाह उसे कॉल करके उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो पूरी रात दाव के साथ था, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो करण एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने वाला था, जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट करण की मॉम को कॉल करके बता देती है और हमारी 3 तिगड़ी टीम पहुंच जाती है दाव की क्लास लेने, जहां करण की मॉम दाव को 30,000 का चेक देती है और करण से दूर रहने के लिए कहती है। इधर करण की मीटिंग जल्दी ही खत्म हो जाती है, जिस वजह से रिसेप्शनिस्ट परेशानी में आ जाती है, क्योंकि करण की मॉम ने करण को ऑफिस में कैसे भी करके रोकने के लिए कहा था। तो वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर करण उसकी हरकतों से समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकलता है। और इधर 3 तिगड़ी दाव की इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही थी और रोज तो उससे ये भी कहती कि तुमसे पहले एक और लड़की थी जिसका नाम था जान, जो कि करण के पीछे थी, पर हमने उसका बैंड बजा दिया, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये पैसे पकड़ो, चुपचाप निकल लो। अब जान का नाम सुन के दाव को आता है गुस्सा। वो उसे कहती है ठीक है मैं करण से दूर चली जाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 30 मिलियन देने पड़ेंगे। तो करण की मॉम कहती है तुम जैसी लड़की को तो मैं 30 रुपए ना दूं, तुम्हें तो 30,000 दे रही हूँ, इसलिए चुपचाप लेके निकल जाओ। इस पे दाव कहती है कि जो चीज मुझे चाहिए वो तो मैं किसी भी कीमत पे हासिल कर लेती हूँ और अब मुझे स्पेशली तुम्हारा बेटा चाहिए। इधर करण भी हॉस्पिटल में एंटर कर चुका था और इधर इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है। दाव तो अकेले ही तीनों का बैंड बजा देती है। तो करण को रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो भाग कर रूम के अंदर जाता है और ठीक उसी वक्त वो तीनों मिलकर दाव को धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं, जिस सीन को देखकर करण को लगने लगता है कि वो तीनों मिलकर दाव को परेशान कर रहे थे और दाव भी बेचारी बनने का नाटक करने लग जाती है और करण से कहती है कि तुम्हारी फैमिली मुझ पर अटैक करने के लिए आई थी। तो करण उन तीनों पे गुस्सा करता है। करण की मॉम उसे समझाने लग जाती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, बल्कि इसी ने हमें मार मार के हमारी बैंड बजा दी है। तो रोज उससे पूछती है तुम्हें इस लड़की पे भरोसा है या फिर तुम्हारी फैमिली पे। करण तो डायरेक्टली बोल देता है कि मुझे तो दाव पे ही भरोसा है। तो दाव इस मौके पे और ज्यादा बेचारी बनने के लिए करण से कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी फैमिली से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ। ये कहकर वो अपने घुटने पे बैठकर उनसे माफी मांगने के लिए जाती है, पर करण उसे उठाकर कहता है कि तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो रोज कहती ये भी उस जान की तरह लालची लड़की है जो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। इस पे करण कहता है कि जान एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और दाव उससे भी अच्छी है। ये सुन के दाव तो उसे देखते ही रह जाती है। देन करण उन तीनों को बाहर भेज देता है। करण की मॉम को दाव की मार कुछ जानी पहचानी लगती है, क्योंकि एक बार पहले भी तो वो सभी उससे मार खा चुके थे, पर उन्हें दाव के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। फिर गाँव के लोग मिस्टर सेंग के पास शिकायत लेके आते हैं कि आप हम सबसे पैसे ले रहे हैं प्लांटेशन में आने के लिए और हमारे बच्चों को भी फल खाने से मना कर दिया। पर मिस्टर सेंग को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। तो वो इस बारे में पता करने के लिए प्लांटेशन जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके प्लांटेशन के बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर आने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जिसे देखकर मिस्टर सेंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उस बोर्ड को तोड़कर सीधा घर आते हैं और जान से इस बारे में पूछने लग जाते हैं। तो जान उन्हें बता देती है कि उसने ये सब किया है क्योंकि गाँव वाले उनका फायदा उठा रहे थे
और मिस्टर सेंग भी उसे वही बात कहते हैं जो सानू ने उसे कहा था कि यहाँ के लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि प्यार और काइंडनेस के साथ एक दूसरे की मदद करके रहते हैं। तो वो गुस्से से पहुंच जाती है सानू के पास और उससे पूछने लग जाती है कि तुम्ही ने मेरे डैड को मेरी शिकायत की है ना, मेरे प्लांटेशन फी चार्ज करने के बारे में। सानू कहता है मैंने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है, पर लगता है तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें अच्छी तरह से घुसी नहीं है, इसलिए मैं आपसे हर रोज तुम्हें याद दिलाता रहूंगा कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें प्यार और काइंडनेस के साथ रहना होगा। इधर हमारी तीन तिगड़ी दाव को करण के लाइफ से निकाल फेंकने के लिए एक प्लान बनाती है। दाव को उनके घर खाने पे इनवाइट करने का, और उनकी पूरी प्लानिंग सुन लेता है हमारा छोटू और का। तो मॉम करण को बुलाती है और दाव को खाने पे इनवाइट करने के लिए कहती है। करण को तो इसमें कुछ झोल लगता है, तो वो अपनी मॉम से पूछता है कहीं इसमें आपका कोई प्लान तो नहीं है। उसकी मॉम तो अव्वल दर्जे की ड्रामेबाज थी ही, वो करण से कहती है अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है ना, इसलिए मैं उसकी थोड़ी केयर करना चाहती हूँ, क्योंकि और का तुम दोनों ही उसे जब पसंद करते हो तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो करण भी मान जाता है उसे बुलाने के लिए। दाव भी उसके घर जाने के लिए राजी हो जाती है, पर देंग को उसकी फिक्र होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ कुछ स्पिरिचुअल चीजें ले जाने के लिए कहती है। क्योंकि हमारी देंग कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी थी, तो वो दाव को बक्सा भर के स्पिरिचुअल चीजें दिखाती है, तो दाव को मानना ही पड़ता है। तो दाव ने अपने दुश्मन के घर में एंट्री मार ली थी। करण के पिताश्री उसे देखकर तो बड़े ही खुश हो रहे थे, जिन्हें माताश्री धक्का देके साइड हटाती है और दाव से कहती है अब जब तुम सब कुछ भूल कर हमारे साथ खाने के लिए आई हो और करण भी तुम्हें पसंद करता है तो अब से हम फैमिली हैं, इसलिए तुम भी मुझे मॉम ही बुलाना। अब ये कहकर वो उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। दाव को एक बुक पे घोड़े का फोटो दिखता है, तो वो उन्हें कह देती है कि उनकी फैमिली हॉर्स फार्म चलाती है और हर घोड़ा मिलियंस में बिकता है। उनके फार्म्स तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और भी बहुत सारी जगहों पे। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो उसके पास कितने पैसे हैं उसका हिसाब लगाने लग जाते हैं। देन वो उससे पूछते हैं कि हॉर्स फार्म के अलावा वो लोग और क्या काम करते हैं। तो दाव उन्हें बताती है कि उसके डैड जमीन खरीदते और बेचते हैं। तो करण के डैड कहते हैं कि वो तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, कभी हमसे भी उन्हें मिलाओ। तो दाव उन्हें बताती है कि उसके मॉम डैड थाईलैंड में नहीं रहते, वो यूरोप में अपने कैसल में रहते हैं, इसलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। अब ये सुन के करण की मॉम तो सोच में ही पड़ जाती है कि आखिर ये कितनी अमीर है। तो रोज कहती है तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी होगी। जिस पे दाव कहती है अरे वो तो है ही, पर मुझे सिंपल लोगों की तरह रहना पसंद है, इसलिए मैं ऐसे रहती हूँ। पर मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। पर रोज को अभी भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता, इसलिए वो अपने प्लान के हिसाब से चलती है और खाना लाने के लिए कहती है। तो सबसे पहला आइटम होता है टोमेटो सूप, जिसे देखकर दाव और औरका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। एंड हमें एक फ्लैशबैक से पता चल जाता है कि औरका ने दाव को सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो दाव करण की मॉम को देखकर अपने मन में कहती है कि रुक जा बुड्ढी, इस सूप का मजा मैं तुम्हें जगाती हूँ। तो वो अपना सूप उठा कर जाती है करण की मॉम के पास और उनसे एक्सचेंज कर लेती है। उन्हें कहती है कि सूप की ज्यादा जरूरत तो आपको है, क्योंकि इसे पीने से आपके लुढ़के हुए गाल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखकर डैडी जी भी उन्हें फोर्स करते हैं उस सूप को पीने के लिए। अब उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है, इसलिए उन्हें पीना ही पड़ता है। तो सूप बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था, जिस वजह से उनके तन बदन में तो आग ही लग जाती है। तो पहले आइटम का स्वाद तो मम्मी जी को मिल ही गया। अब पेश करते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा आइटम, कीड़ा मकोड़ा फ्राई, जिसे देखकर दाव तो चेयर छोड़ के उठ जाती है। ये देखकर तीन तिगड़ी और सर्वेंट उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि दाव डर गई। तो रोज कहती है मुझे लगा कि तुम्हें वेस्टर्न फूड पसंद होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास ही बनवाया। तो करण उस डिश को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है, पर दाव कहती है रुक जाओ, मैं डर के मारे चेयर से नहीं उठी थी, बल्कि ये तो मेरा फेवरेट डिश है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो दाव खाती है, उन्होंने कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, ये तो आपको भी टेस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो सबसे पहले डैडी जी को इस डिश का स्वाद जगाती है। उनके शक्ल पे तो 12 बज जाते हैं। जिसके बाद दाव एक मुट्ठी भर के उस सर्वेंट के मुंह में ठोस देती है जिसने उसे ये खाना परोसा था, और फिर एक एक करके मम्मी जी को, रोज को और सान को एक एक मुट्ठी कीड़ा मकोड़ा फ्राई ठोस देती है और सबके शक्ल देखने लायक बना देती है। और हमारा छोटू और का तो हंस हंस के पागल हुए जा रहा था। तो इस स्पेशल डिश को खाने के बाद सभी को जबरदस्त उल्टियाँ होती है। तो करण दाव से कहता है कि तुम और का मिले हुए थे। दाव कहती है अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो अभी मेरी ऐसी हालत हो रही होती। तो करण कहते हैं सच में यार तुम बहुत ही ज्यादा सूटेबल हो और का की मॉम बनने के लिए। और फिर दोनों की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। पर दाव इतनी आसानी से कैसे पटने वाली थी। इधर तीन तिड़ी की टोली दाव के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। माताश्री तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, वो किसी भी हाल में दाव को अपने घर में एंट्री नहीं देने वाली थी। पर डैडी जी कहते हैं कि उसको छोड़ो, अगर उसने जैसा कहा उस हिसाब से अगर वो इतनी अमीर हुई तो सोचो उनके साथ जुड़ जाने से हम कितने अमीर हो जाएंगे। रोज कहती है मुझे लगता है कि वो तो बस फेंक रही थी। मम्मी जी भी कहती है कि मैंने भी उसकी फैमिली का नाम कभी भी नहीं सुना। तभी वहाँ और का आता है और कुछ खाते हुए उसके गले में खाना फंस जाता है, जिस वजह से वो तड़पने लग जाता है। तो सभी लोग भागकर उसके पास आते हैं। दाव और करण भी भाग कर आते हैं। दाव अपने तरीके से उसके गले से खाना निकालती है। करण की तो जान ही निकल गई थी एक सेकंड के लिए। ये देखकर दाव तो करण को ही देखने लग जाती है, जिसे देखकर हमें तो यही पता चलता है कि करण के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया था। जिसके बाद करण दाव को ही याद कर रहा था और का भी नींद में दाव का नाम लेते हुए मुझे छोड़ के मत जाना बड़बड़ाने लग जाता है। ये सुनकर करण कहता है कि मैं दाव को कभी भी तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। इधर जान करण के दिए हुए चेन को देखकर रोने लग जाती है।
पर तभी उसके डैड उसे बुलाने आते हैं तो वो उन्हें कहती है कि वो अब से मल्लाह अगर दाव की तरह ये काम करेगी। इधर करण औरका की नैनी को एक लंबी छुट्टी पे भेज देता है, जिसके बाद वो तो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दाव को उसके घर बुलाने का प्लान है, जिसमें औरका भी उसका साथ दे रहा था। तो औरका दाव से ऐसे बात करता है कॉल पे जैसे कि वो बीमार हो, तो इस वजह से दाव उससे मिलने आने के लिए मान जाती है। पर दैन को उसकी फिक्र होती है, इसलिए वो उससे एक टैरो कार्ड पिक करवाती है। उसे देख के वो परेशान हो जाती है। जिसके बाद दाव पहुंच जाती है करण के घर। औरका उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। करण अपना नाटक शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो उसे थैंक यू कहता है। एंड देन उसे बताता है कि औरका की जो नैनी थी वो अपने एक इम्पोर्टेंट काम के लिए उसके गांव चली गई है और वो कब वापस लौट के आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे भी अब से सारा टाइम ऑफिस में ही रहना होगा, इसलिए पता नहीं मेरे बेचारी औरका का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मुझे अपने घर के किसी पे भी भरोसा नहीं है। इसलिए क्या तुम औरका का ध्यान रख सकती हो? तो दाव सोचने लग जाती है। ना में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो यहाँ आने से पहले जो कार्ड दाव ने चूज किया था उसके हिसाब से दाव को सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उसके एक फैसले से उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बैक टू प्रेजेंट दाव औरका का ध्यान रखने के लिए मान जाती है। करण तो बड़ा ही खुश हो जाता है। देन वो अपनी फैमिली को इस बारे में बताता है कि अब से दाव औरका का ध्यान रखने के लिए उसके घर आने वाली है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 3 तीड़ी इसके लिए मना कर देती है। तो करण उनसे पूछता है फिर क्या आप में से कोई उसका ध्यान रखने के लिए तैयार है? इस पे सभी लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। तो बात पक्की हो जाती है। पर 3 तीड़ी तो अभी भी परेशान थे। तो शान उनसे कहता है कि ये तो अच्छा ही होगा कि वो हमारे साथ रहने के लिए आ रही है, क्योंकि इससे हम लोग उस पर अच्छी तरह से नजर रख सकेंगे और करण को उसका असली चेहरा दिखाएंगे। इधर दैन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो दाऊ से समझाती है कि वो जितना करण के पास रहेगी उतनी ही जल्दी करण इसके प्यार में पागल होगा, और तभी तो मजा आएगा ना भिड़ू उसे डंप करने में, ताकि उसे भी पता चले कि जब किसी का दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। पर दाऊ के जाने से पहले देंग उससे एक और बार टैरो कार्ड चूज करवाती है, पर वो उस कार्ड को बिना देखे ही चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कार्ड डेथ कार्ड था, जिसे देख के देंग तो काफी घबरा जाती है। तो दाऊ पहुंचती है करण के घर। करण उसे अपने रूम के बगल वाले रूम में शिफ्ट होने के लिए कहता है, पर दाऊ कहती है कि वो औरका के रूम में रहेगी। जिसपे करण कहता है कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगी, इसलिए तुम मेरे बगल वाले रूम में आ जाओ, उसमें तुम आराम से रहना। जिसपे दाऊ से कहती है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं औरका का ध्यान रखने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं उसी के साथ रहूंगी। तभी उसका स्वागत करने के लिए नाटक मंडली हाजिर हो जाती है और झूठा प्यार दिखाने लग जाती है और उसे कहती है कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि वो औरका का ध्यान रखने के लिए उनके घर आ गई। जिसपे दाऊ कहती है कि अब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपका ख्याल रखूंगी और पिछली बार से भी अच्छे अच्छे डिशेज बनाकर खिलाऊंगी। ये सुन के उनके फेस का रंग ही उड़ जाता है। तो दाऊ घर के अंदर जाती है। नाटक मंडली अपनी प्लानिंग शुरू करने लग जाती है और माताजी के दिमाग में कुछ तो शैतानी प्लान चल रहा था, जिस वजह से वो कहती है कि इस बार वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो आखिर माताजी की अगली चाल क्या होगी? क्या दाऊ उनके चंगुल में फंसेगी या फिर उनकी चाल उन्हीं पे भारी पड़ेगी? जानेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस अमेजिंग सीरीज के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।